आपके लिए एक ख़ास सेगमेंट जिसमें हम बात करेंगे वंस अगेन अबाउट स्किन केयर। आई कीप कमिंग बैक टू दिस वन पॉइंट। कल मैं एक सैलून गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि कई लोग इस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि जी अगर वो बालों की ऑयलिंग करा रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इवन इफ़ दे गेटिंग अ मैनिक्योर, तो उन्होंने कहा जी जितनी क्रीम लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है स्किन उसको बस पिए जा रही है बिकॉज द स्किन इज़ सो ड्राई। सो ड्राई स्किन और डिहाइड्रेटेड स्किन का फ़र्क अभी भी हमें पता नहीं होता और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हम पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, ख़ुसूसन कराची जैसे शहरों में जो कि कोस्टल है, आपको यहाँ पे हवा ट्रॉपिकल लगती है और इसके अलावा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली आपको यकायक जब सर्दी में खुश्क हवा चलती है तो आपका का सारा स्किन केयर आपकी जल्द को मज़ीद खुश्क कर रहा होता है। वो बच्चे, वो ख़वातीन जिनको लगता है कि एक्नी उनको अफेक्ट कर रही है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए होते हैं जो स्किन को ड्राई करते हैं, एक्नी को दूर करते हैं, लेकिन सर्दियों में ये प्रोडक्ट चलते नहीं हैं। तो जिस तरह सर्दी का मौसम आया है, मौसम तब्दील हुआ है, आपका पहनावा बदला है, हो सकता है आप एक शॉल या स्वेटर का इस वक्त सहारा ले रहे हों, देन ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपका स्किन केयर भी बदले। अच्छा, हमारे शायद कैमरामैन भी इस बारे में कुछ राय रखते हैं, मैं उनसे भी पूछूंगी, लेकिन अभी मैं ज़रा इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रियाब हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो आपके पास आ रहे होंगे, दे आर प्रॉबली यूजिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ स्किन केयर जो उन्होंने सीज़न के हवाले से एडजस्ट नहीं किए हैं। लेकिन अगर अचानक से आपको अपने क्रेविसेस, यूजुअली लोगों को देखें, अगर आपको नाक को देखें, ये टी जोन को देखें, उसके इर्द गिर्द आपको खुश्की महसूस होने लग गई है, तो पहले तो कौन सी वो चीज़ें जो हम रेगुलर इस्तेमाल कर रहे थे जो अब हमें बदल लेनी चाहिए? वैसे तो स्किन केयर जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे विंटर स्किन केयर जो है वो डिफरेंट है और समर की स्किन केयर डिफरेंट है। विंटर में मोस्टली एरियाज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी साइड पे जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा सेबोरिक डर्माटाइटिस, जो आपने अभी बात बताई कि हेयर्स में डैंड्रफ आ जाती है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हेयर फॉल भी होता है और स्किन पे जो है वो एक्जिमा और डिफरेंट स्किन की डिजीज़ होती हैं वो आ जाती हैं। तो जो चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए वो तो उसमें यह है कि कुछ लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि समर में हमने सिर्फ सन ब्लॉक यूज़ करना है और विंटर्स में नहीं करना, लेकिन हमें विंटर्स में भी सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है, वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना होता है। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को। अच्छा, मुझे बताएं, मॉइस्चराइज़र से कई मॉइस्चराइज़र ऑयल बेस्ड होते हैं, तो लोगों को लगता है कि जी अगर मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है या मेरी स्किन ड्राई नहीं है तो वो बहुत चिपचिप सा इफेक्ट देती है। ख़ास तौर पर सर्दियों में एवरीबडी इज़ कंप्लेनिंग कि मॉइस्चराइज़र लगाया, चांद की तरह चमकते हुए आ रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल ऑन माई फेस, तो आप उनको क्या कहेंगे? अब तो मॉइस्चराइज़र में भी डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं। जैसे मॉइस्चराइज़र एक तो होता है मॉइस्चराइजिंग लोशन, एक होता है मॉइस्चराइजिंग सीरम। अब सीरम्स उसके अंदर ऐड होते हैं, जैसे एक बहुत अच्छा सीरम अब मार्केट में अवेलेबल होता है हियालुरोनिक एसिड, वो स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम्प भी करता है, इट हैज़ अ प्लम्पिंग इफेक्ट एज वेल, आपकी फाइन लाइंस को दूर रखेगा, आपके कोलेजन को बिल्डअप करने में काम करता है, आपकी स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करता है। ज़रिया, मुझे ये भी बताइए कि बालों के हवाले से, इवन येस्टरडे व्हेन आई वाज गेटिंग अ ब्लो ड्रायर, तो अपनी तरफ से बालों की थोड़ी सी सेवा करते हुए मैंने कहा कि अच्छा जी ऐसा करते हैं, ऑयलिंग करा लेते हैं, वो स्कैल्प के लिए अच्छा है, रूट्स के लिए अच्छा है, लेकिन मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा कि आपके मिड टू एंड्स आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो क्या बालों की ड्राइनेस के लिए क्या कर सकते हैं हम? ऑयलिंग जो है ये मिथ है वैसे। एक तो ऑयलिंग जो है वो सिर्फ आपको ऊपर से जो हेयर्स को है उसको से बेनिफिट देती है, आपके स्कैल्प के अंदर जाके बेनिफिट देती है। जब आप इंटरनली अगर आप अपनी डाइट जो अच्छी रखें, जैसे आप नट्स ले लें या आप अब तो हमारे एस्थेटिक फिजिशियन जो हमारे आजकल हैं उनमें ये होता है कि PRP हम करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा होता है प्लेटेड रिच प्लाज्मा, हम आपका ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं, वो आपको नेचुरली इंटरनल जाके जो है नरिश करता है आपके हेयर्स को, वो बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद तो अब तो हमारे पास और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रेशन स्कैल्प की करते हैं हम, डर्मा ब्रेन के थ्रू मशीन होती है, उसके थ्रू आपके स्कैल्प को फुल क्लीन करके फिर उसको हाइड्रेशन करते हैं। हाइड्रेशन ड्रिप्स अवेलेबल हैं अब तो। अच्छा, ये जो मिड लेंथ है, मिड लेंथ टू जो टिप्स तक आपने बालों को करना है, उनके लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आर गुड? कुछ हद तक अच्छी हैं, लेकिन वो भी आप देखें कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगे वो केमिकल ही है। आप अगर उसको वो कहें कि केमिकल फ्री है जो भी, लेकिन आप शैम्पू भी अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो भी केमिकल है। आपको वीक में सिर्फ 2 डेज़ जो है वो हॉट शावर, आप अगर विंटर्स में स्पेशली हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आपने हॉट शावर जो है वो उनका ड्यूरेशन कम कर देना। अच्छा, माशाल्लाह, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो गैस के महकमे है ना, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, क्योंकि गैस वैसे ही नहीं आती, गीज़र चलता नहीं है, गर्म पानी आएगा नहीं। लेकिन व्हाट रियाब इज़ ऑल्सो एम्फसाइजिंग ऑन इज कि जो हम हॉट शावर
शावर्स लेते हैं जिनके बगैर सर्दियों में हमारा गुजारा नहीं है, हमें लगता है हमें ठंड लग जाएगी, वो यकीनन आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करते हैं। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक बॉडी लोशंस है यार, तो अब जब शावर लेके आए थोड़ी देर के बाद आप गर्म कपड़े पहनेंगे, द ड्राइनेस रियली गेट्स टू यू। तो बॉडी पे क्या इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर छोटे बच्चे, क्योंकि दे बिकम वेरी अनकम्फर्टेबल, उनको जगह जगह दे आर फीलिंग इची एंड स्क्रैची। यही लोशंस ही हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशंस हैं। अगर आप बच्चों को तो खैर हम अवॉइड करते हैं कि हियालुरोनिक एसिड सीरम्स वगैरह ना यूज़ करें, लेकिन मार्केट में जिस तरह कुछ इस तरह के लोशंस भी अवेलेबल हैं जिसमें खुद ऑलरेडी अंदर हियालुरोनिक एसिड ऐड होता है। अगर ना ऐड हो तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में लोशन लें, जैसे हम 1/3 का पेशेंट को बताते हैं कि 1 पोर्शन आपने सीरम लेना है और 3 पोर्शन जो है वो आपने लोशन लेना है, और आप फुल अपने फेस पे लगाएं, बॉडी पे लगाएं, क्योंकि जैसे आपकी ड्राइनेस ज़्यादा होगी उसी की वजह से रिंकल्स होते हैं। अच्छा, 2 बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आए हैं। एक तो नंबर 1 विटामिन सी का सिरम जो हम ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जैसे ज़रिया आपने शुरू में कहा कि आपने सनब्लॉक लगाया नहीं है, आप मॉइस्चराइज़र लगा के सर्दी की धूप लेने अगर बाहर निकल गए तो यकीनन आप टैन हो जाएंगे। विटामिन सी जो हम डी टैनिंग के लिए यूज़ करते हैं वो आपकी स्किन को अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ड्राई भी करती है। ज़रिया, विटामिन सी डिसकंटिन्यू कर दें या उसको इस्तेमाल करने का तरीका अवॉइड करते हैं? विंटर्स में हम अवॉइड करते हैं, पेशेंट को हम कहते हैं कि आप विटामिन सी ना यूज़ करें, और विटामिन सी सेंसिटिव भी करता है, स्किन को ड्राई भी करता है और सेंसिटिव भी करता है। तो अगर आप वो यूज़ करें तो आपने सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है, और अगर आप और वो डे में तो आप यूज़ करें ही ना, आप हमेशा नाइट में उसको अप्लाई करें। और अगर आप कर रहे हैं तो आप, मैं तो हमेशा प्रिस्क्राइब यही करती हूँ कि आप कोई भी बेस लें, जैसे आप लोशन ले रहे हैं उसके अंदर आपने जो भी सीरम ऐड करना है वो ऐड करें। रेटिनॉल सीरम बहुत अच्छा है एंटी एजिंग के लिए, विटामिन ए रेटिनॉल भी आपकी स्किन को बहुत ड्राई करता है। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था कि वो ख़वातीन जो अब उन्होंने अपनी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता एक्लेमेटाइज कर दिया, वो रेटिनॉल का इस्तेमाल कर रही हैं, सर्दियों में क्या उसको डिसकंटिन्यू कर दें? उसको अगर आप वीक में 7 डेज़ पहले आप यूज़ करें तो आप उसको 2-3-1 डे पे कर लें उसको, इस तरह आप यूज़ करें, और वो भी लाजमी मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर ही ऐड करके यूज़ करें। और रेटिनॉल जो है वो हम एक्नी प्रोन स्किन होती है उनको भी देते हैं, क्योंकि वो ड्राइनेस करती है तो उससे एक्नी भी कम होती है। बेस्ट यही है कि आप हियालुरोनिक एसिड ऐड करें अपनी नाइट केयर रूटीन में। आप एक मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लें अच्छा सा, और साथ एक सीरम ले लें, हियालुरोनिक एसिड ले लें। आई क्रीम लाजमी यूज़ करें, क्योंकि सबसे पहले जो रिंकलिंग आती है वो हमारी क्रो फीड्स हम बोलते हैं आइस के पास आती हैं, वो आप यूज़ करें। ये सारी चीज़ जो हैं ये लिंक्ड हैं ड्राइनेस से। अच्छा, फेस पैक्स जितने आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग अगर ऑर्गेनिक घर में बने हुए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के फेस मास्क इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर आपने किसी भी किस्म का सिट्रिक या कोई एसिड डाला है, जैसे लोग टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके अंदर पपाया या लेमन या ऑरेंजेस डाल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट वही वाली बात कि विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड भी हो सकता है, सिट्रिक एसिड उसमें हो सकता है और आपकी स्किन को ड्राई करता है। इसके अलावा बेसन, और ख़ास तौर पे अगर आप अपना जो बेस इस फेस पैक का बनाते हैं, अगर पानी या रोज़ वाटर इस्तेमाल करते हैं, दैट्स गोइंग टू बी ड्राइंग फॉर योर स्किन। तो उसके बदले में हम मिसाल के तौर पे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटलीस्ट दे विल बी क्रीमियर। जी right? कर सकते हैं, लेकिन वही है कि अगर आप डायरेक्ट अपनी स्किन पे लेमन को यूज़ करें तो वो आपकी स्किन को कोई बेनिफिट नहीं देगा, वो डैमेज ही करेगा। और अगर आप इवन कि अगर आप खाने में भी अगर आप बेसन ज़्यादा खा रहे हैं तो वो भी अंदर जाके आपका जो पूरे आपका एक सिस्टम है उसको ड्राई करेगा और वो बाहर आपको फील होगा। तो यार ये जो इतने सारे फेस पैक्स में हम लेमन डाल रहे होते हैं और हमें लगता है कि यार क्योंकि वो सिट्रिक एसिड है और वाइटनिंग इफेक्ट देगा, तो दैट्स जस्ट अ मिथ नहीं है, वो एसिड है। अगर आप देखें, अगर आप पार्लर जाके ब्लीच करवाते हैं तो वो भी उसका क्या रिजल्ट होता है कि उसने आपकी जो अपर लेयर है उसको वो उतार देती है। तो जब अपर लेयर उतर जाती है तो नीचे वाली लेयर आपको वाइटिश उसमें कम्प्लेक्शन लगता है, और यही सेम जो है लेमन का भी होता है। लेकिन जैसे जैसे आप स्किन उतारते हैं तो अगर आपकी थिनिंग ऑफ स्किन होती है तो वही अल्टीमेटली आपको एजिंग भी दे रही है, ड्राइनेस भी दे रही है। इवन कि अगर आपकी जो लेयर्स हैं स्किन की वो कम हो गई हैं और आप सन एक्सपोजर आपका ज़्यादा है तो फिर आपको रोजेशिया और बहुत आगे और ज़्यादा डिजीज़। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका सेल टर्नओवर स्लो डाउन होता जाता है, तो मुझे फिर बताइए कि नॉट जस्ट रिलेटेड टू विंटर स्किन या विंटर स्किन केयर या ड्राइनेस, व्हाट हैपन्स टू ये केमिकल पील्स और लेज़र पील्स, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी यूँ ही है कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन जो है वो वापस आती है। तो जब हम केमिकल पील्स करते हैं वो डिफरेंट, ये नहीं है कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आया है तो हमने उसको आपका है कि अच्छा आपके अगर पिगमेंटेशन है तो आपको हमने केमिकल पील कर देना है, या आपको पिगमेंटेशन है तो हमने लेज़र कर देना है। पिगमेंटेशन की भी बहुत पीछे कॉजेज़ होती हैं, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, बहुत लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है।
तो पहले प्रॉपर उनकी हिस्ट्री लेनी होती है, उसके बाद फिर हम उनको प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये मतलब नीचे कोई इंटरनल कॉज है, उसको हम पहले करेंगे क्योर, उसके बाद फिर हम पील्स करते हैं। अच्छा, कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं ख़ास तौर पे अगर आपके इनलार्ज पोर्स हैं, पोर्स सबके होते हैं लेकिन अगर वो बहुत प्रोमिनेंट और इनलार्ज हैं, सर्दियों में आपको लगता है सर्दी की वजह से सब कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, सुकड़ गए हैं, लेकिन गर्मियों में उनकी सीबम प्रोडक्शन भी बढ़ती है, वो बहुत प्रोनाउंस्ड होते हैं, आप मेकअप भी कर लें तब भी नज़र आते हैं। मेरा सवाल आपसे टू फोल्ड होगा। नंबर वन, ये जो सर्दियों में जैसे वो दिखते हैं वैसे इनको हम पूरे साल कैसे दिखा सकते हैं, एंड सेकेंडली इस वक्त मार्केट में बहुत सारे प्राइमर्स मौजूद हैं जो कि ऐसा लगता है रियल लाइफ के ब्लरी फिल्टर्स हैं जो आपके मेकअप से पहले अगर आप स्किन पे लगा लें तो एक तरह से वो आपको एक स्मूथ फिनिश देते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है ज़रिया अब उसमें सिलिकॉन होता है, क्या वो स्किन के लिए अच्छे हैं या लॉन्ग टर्म इस्तेमाल में बुरे हैं, स्पेशली फॉर समबडी लाइक मी जिसको रोज़ मेकअप करना होता है? लॉन्ग टर्म में तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, अगर मैं कहूँ कि अगर आप मेडिकेटेड भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए नहीं अच्छा, वो भी आपको कहीं ना कहीं जाके साइड इफेक्ट लाजमी देगा। एक नेचुरल स्किन जो है उसके और बेनिफिट होते हैं, अगर आप उसके ऊपर आर्टिफिशियल, इवन के मेडिकेटेड भी कंपनीज हमें कहती हैं कि इसके अंदर ये नहीं है, ये इसके अंदर डिफरेंट, इसके अंदर केमिकल्स हमने ऐड नहीं किए हुए, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। आधे से ज़्यादा चीज़ों में स्टेरॉइड्स होते हैं लाजमी, जो आपको फ़ौरन लपक झपक एक इफ़ेक्ट देते हैं कि आपको लगता है ओ मेरा अगर पिगमेंटेशन का मसला था या मुझे अपनी स्किन डल लग रही थी, लेकिन आप जैसे ही इन चीज़ों को छोड़ते हैं फिर आपका वर्स हो जाती है आपकी स्किन। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने एक स्टेरॉइडल क्रीम यूज़ किया तो उसने भी आपकी पीलिंग कर दी है स्किन की, जब पीलिंग होगी ऊपर से आप मेकअप की लेयर्स जो हैं वो लगाते जा रहे हैं। हमेशा अगर आपने मेकअप यूज़ करना है, अगर कुछ औरतों का ये कंसेप्ट होता है नहीं हम तो सारा दिन घर में रहते हैं तो हम सन ब्लॉक क्यों यूज़ करें, इवन कि अगर आप चूल्हे किचन में काम कर रहे हैं या अगर आप जिस तरह आप हैं स्टूडियो लाइट्स होती हैं तो इसमें भी आपको सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना होता है, तो आपने लेयर्स बनानी होती हैं, सबसे बैरियर बनाए ना। जी जी, यानी अगर आप मिसाल के तौर पे अपनी स्किन को क्लीन कर रहे हैं, उसको मॉइस्चराइज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने मेकअप लगाना है, उससे पहले आपको कुछ ना कुछ एज अ प्राइमर इस्तेमाल करना है ताकि मेकअप और आपकी स्किन के बीच में एक आप मार्केट से जो प्राइमर ले रहे हैं ठीक है, अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो आप वो यूज़ कर लें, लेकिन अगर नहीं तो आप फिर सन ब्लॉक ही मेडिकेटेड आप उसकी पहले लेयर लगाएं, उसके बाद आप मेकअप अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन और जो मेकअप है उसके दरमियान में एक बैरियर हो, वो बिल्कुल कांटेक्ट ना हो उसका। अच्छा, अब मुझे कुछ इंटरनली भी चीज़ें बताएं क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन एज एजिंग हैपन्स आपके हार्मोन स्लो हो रहे हैं या इन एनी केस आप अंदर से अगर मजबूत हैं और हेल्दी हैं तो आपकी स्किन पे यकीनन ग्लो देगा। इसके लिए जो कॉमन चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एज सप्लीमेंट्स, ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, मुझे ये बताइए कि आप किस तरह रेकमेंड करती हैं अपने पेशेंट्स को कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए फॉर अ गुड हेल्दी स्किन? पहले तो ये कि पाकिस्तानी जो फीमेल्स है उसमें विटामिन डी की भी बहुत डेफिशिएंसी होती है और विटामिन डी की वजह से ही हेयर फॉल के इश्यूज आ रहे होते हैं ज़्यादातर, बाकी और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं लेकिन आयरन की कमी, विटामिन डी, बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे विटामिन ई और ये सारी चीज़ें तो आप और दूसरे फैक्टर में ले आते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो विटामिन डी आप लाजमी, अगर आप पाकिस्तान की फीमेल्स का चेक करवाएं तो मेरे ख्याल से 90+ जो है उनका विटामिन डी डेफिशिएंसी उनको होगी। अच्छा, और कल मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन सुन रही थी और उसको मैं आपको मज़ीद डिटेल बताऊंगी भी। देखें, आपकी जो स्किन है, जो हम कहते हैं ना एजिंग बड़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी क्यों हो रही है, आपके पूरे ये जो फेस है उसके मसल्स, उसका फैट पार्ट, ये एक बोन स्ट्रक्चर पे है और आप सोचिए कि अगर आपकी विटामिन डी की कमी आ रही है तो आपकी जैसे बाकी हड्डियों में दर्द है या वो भुरभुरी हो रही है या वो कमज़ोर हो रही हैं, उसी तरह आपका ये जो स्कल है इसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही हैं और ये हड्डी जब पीछे चली जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी स्किन लटकने लगेगी। तो वो जो आप कहते हैं ना ख़वातीन में एजिंग इतनी फास्ट क्यों होती है, बिलीव इट और नॉट, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू विटामिन डी एंड कैल्शियम, है ना? यस, और उसमें यही होता है कि वो कहते हैं कि जिस तरह सैगी स्किन होती है, वो सैगी स्किन नहीं होती, वो असल में हमारा फैट पैड होता है जो कि सैगी हो जाता है। तो हमारे पास इन्हीं को ही इसको टाइट करने के लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। वैसे कुछ डॉक्टर्स का तो ये कंसेप्ट है कि वो ट्रीटमेंट्स नहीं होते, डिफरेंट है हर डॉक्टर्स के। तो हमारे पास हाईफू होता है, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, उसके थ्रू जो है वो हम फोकस करते हैं कि हमारा जो फैट है वो डिज़ोल्व हो ताकि जो फैट नीचे सैगी हो रहा है वो आपका लिफ्ट हो जाए। इसी तरह आरएफ की है ट्रीटमेंट, अब बहुत अच्छी है, माइक्रो नीडलिंग विद आरएफ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है।
वो इन चीज़ों के लिए है। और बाकी जो बोन्स का है वो तो आपने विटामिन डी लेना ही लेना है ना। यानी आपकी ये तमाम फैट पैड्स, आपका मसल, आपकी स्किन, ये ड्रेप हुई भी है आपके स्कल के ऊपर, तो यकीनन इसकी जो बेस है वो हड्डी है, और वो उस हड्डी को आप रेप्लिकेट करने के लिए बेशक जितना फिलर डाल दें, वो वक्त के साथ फिर आपको पिलोई, आप खुद सोचें ना, एक जेल और एक हड्डी का फ़र्क, आप उसको थोड़े दिनों के लिए तो शो कर सकते हैं, बट देन यू विल बी ओवर लेयरिंग इट। इसी वजह से डिफॉर्म हो जाती है ना फेस, आपकी जो जवानी का होती है शक्ल, अगर आप ट्रीटमेंट्स ले भी लें तो आपकी थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ ज़रा आप, क्योंकि बिकॉज आई थिंक वी आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ टेक्निकल डिफ़िकल्टी एज वेल, वी हैड अदर स्टोरीज़, लेकिन इस वक्त हम अपने गेस्ट के साथ ऑनलाइन लिंकअप नहीं कर पा रहे हैं, सो हमारे पास ये मौका बड़ा ज़बरदस्त है ज़रिया आपसे बात करते रहने का। अनफॉर्चुनेटली आपकी कॉल्स भी हम ले नहीं पा रहे। आई एम श्योर कि यू हैड क्वेश्चंस फॉर हर। मुझे ये बताएं कि जब हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में देखते हैं, उसमें हेयर, स्किन एंड नेल्स यूजुअली वो ब्यूटी सप्लीमेंट कहा जाता है, जिसके अंदर जो एटलीस्ट आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं इन न्यूट्रिएंट्स की, इन सप्लीमेंट्स की, उनको पूरा किया जा रहा है। वो किस हद तक आप रेकमेंड करेंगी? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार ये बस ऐसे ही इन्होंने गिमिक्री है, मार्केटिंग गिमिक्री है, दे आर नॉट रियली नीडेड। इसमें ये नहीं होता कि आप किसी स्पेसिफिक जो कंपनी है आप कहें कि वो कंपनी बहुत अच्छी है तो हमें उसका लेना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए। आप जैसे अपना एक CBC जैसे आयरन प्रोफाइल आप अपनी करवा लेते हैं, विटामिन डी, तो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी आपको फील हो रही है आप वो चीज़ें लें। विटामिन डी के अब तो इंजेक्शंस होते हैं, वो हर औरत को लेने चाहिए। आयरन, जब आपके इंटरनली सारे मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे तो आपको आउटर लाजमी आउटपुट उसको मिलेगा। एब्सोल्युटली। विटामिन डी का अपना इंटेक अच्छा रखें। अच्छा जी, ओमेगा 3 के भी बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे बताएं कि ओमेगा 3 तो अब आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस में भी मिलता है, इफ़ पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट कॉड लिवर ऑयल। मैंने बचपन से हमेशा 7 C's कॉड लिवर ऑयल की गोलियाँ खाई हैं। हमारे नाना वुड मेक श्योर कि जैसी सर्दी आई है तो वो आपको मिलना चाहिए, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा 3 हमारी स्किन के लिए क्या करता है ज़रिया? वो भी हाइड्रेशन और आपको इंटरनली बेनिफिट देता है। और मैं अपने पेशेंट को पूरी एक लिस्ट बना के देती हूँ जिसमें उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं और साथ विटामिन डी के कैप्सूल्स मिलते हैं मार्केट में, मल्टीबायोंटा के मिलते हैं। बल्कि अब तो हमारे तो एस्थेटिक्स ज़्यादा सेटअप होता है, तो उसमें हम कॉकटेल्स बनाते हैं ड्रिप फॉर्म में। हम सारे जो मिनरल्स हैं एटलीस्ट हमारा मैक्सिमम और मिनिमम अगर आप कर लें तो 12 इंजेक्शंस की वो कॉकटेल होती है जो आपने वीक में एक दफ़ा लगवानी होती है। और अगर आप उसका मंथ में, मतलब जैसे आपको 4 इंजेक्शंस लग गए हैं तो वो आपके लिए इनफ है फॉर 1 ईयर। तो वो बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि सारे आयरन, विटामिन डी, मल्टीबायोंटा, मतलब हर चीज़ उसमें ऐड की जाती है। विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, साइड इफेक्ट तो नहीं है। और मल्टीविटामिन से अगर आप गोलियाँ खा रहे हैं तो आप IV लगवा लें तो वो तो एक चीज़ ही है ना। लेकिन सही आप उसकी भी तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। हाँ, तो इसलिए ना आपने सिर्फ उसका 7 डेज अ वीक एक लगवाना होता है और 4 इंजेक्शंस के बाद 1 ईयर तक हमने पेशेंट को दोबारा नहीं लगाना होता। आप उसके लिए भी चेकअप पहले चेकअप होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो यूजुअली आपके लिए कस्टमाइज्ड होता है कि आपको जिस चीज़ की कमी है। तो वो यूँ नहीं होता कि बस एक है तो वो हर किसी। और मैं तो हर पेशेंट का कस्टमाइज ही करती हूँ कि कौन सी उनको, मतलब कुछ लोग कहते हैं, हमारे पास मोस्टली फीमेल्स, तो हमारे पाकिस्तानी थोड़ा सा कल्चर है कि उनको वाइटनिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वाइटनिंग का, तो आते तो वो वाइटनिंग इंजेक्शंस के साथ हैं, लेकिन हम फिर उनको आराम से समझा के जो है वो कॉकटेल्स पे ले जाते हैं कि वाइटनिंग नहीं, आप वाइटनिंग ठीक है लेकिन आपको ग्लो होना चाहिए फेस पे। सिर्फ गोरा रंग अच्छा नहीं होता, लेकिन एक ग्लो जो आपकी नेचुरल आपकी ब्यूटी होती है वो उसमें आने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ फिर लोकल ज़बान में उनको कहा जाता है ना कि फीका शलजम, रंग तो बड़ा गोरा है लेकिन कोई जान नहीं नज़र आ रही है, कोई ग्लो से मुराद होती है कि आपकी अपनी वाइटैलिटी हो। मुझे ये बताएं, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है ज़रिया। मुझे तो लगता था कि अब थोड़ा ये जो क्रेज़ है बस जी मुझे स्नो वाइट बनना है, उसमें कुछ तो कमी आई होगी। पीपल आर, आज हम साल 2024 में जाने की बातें कर रहे हैं, क्या अभी भी लोगों का खूबसूरती का पैमाना यही है कि उनका रंग गोरा हो? अगर वैसे बात करें मीडिया की, प्लेटफॉर्म्स की, तो वहाँ तो बहुत हाइप होती है कि नहीं बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए और ये, लेकिन जब हम बाकायदा हमारे सेटअप्स में, क्लिनिक्स में जब पेशेंट्स आते हैं, जब उनकी मदर बेटियों को लेकर आती हैं माएँ,
तो यही है कंसेप्ट कि गोरा रंग ही होना चाहिए और बिल्कुल पतला होना चाहिए, बाल इस तरह, वही कंसेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजिंग पाकिस्तान में तो एटलीस्ट कोई चेंजिंग नहीं आई। मुझे बताएं कि बड़ी उम्र में जाके अगर आपके हल्के पड़ते हैं या पिगमेंटेशन, तो आपने जैसे कहा उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। उसमें प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, कोई अंडरलाइंग थायराइड या कोई और हार्मोनल इशू हो सकता है। लेकिन ये जो टीनेजर्स और प्री टीन्स को मैं देख रही हूँ कि उनके माउथ के पास वाली जगह डार्क हो जाती है, आपकी पूरी चिन के करीब डार्कनेस आ जाती है, अंडर आई हल्के बहुत पड़ रहे हैं। अभी छोटी बच्चियाँ हैं, आई वुड लाइक टू बिलीव कि इनकी वाइटैलिटी सबसे ज़्यादा है, सब कुछ खा पी रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, नींद भी पूरी हो रही है। इनके ये हेरिडिटी होता है, जेनेटिक होता है, इन बच्चियों के, छोटी बच्चियों के हल्के क्यों पड़ रहे हैं? जेनेटिक भी होता है, कुछ केसेस में होता है, लेकिन वो सब कुछ खा रही होती हैं बच्चियाँ, वो जंक फूड बहुत ले रही होती हैं, उनका जो पहले खुराक थी वो अब नहीं खुराक होती। बच्चियाँ जितना ज़्यादा स्टेरॉयडल इंटेक, चिकन और ये चीज़ें लेती हैं, उसी की वजह से उनको पीसीओएस के इश्यूज़ आते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हमारे पास डिजीज़ होती है, उसकी वजह से ही बच्चियों में ओबेसिटी आ रही होती है। फेस पे जो है वो उनके बाल मर्दाना जो हेयर्स हैं वो आ रहे होते हैं, जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं, और उसी की वजह से जो है वो डार्कनिंग हो रही होती है कुछ पेशेंट्स में, कुछ बच्चियों में, और ज़्यादातर बच्चियाँ ही फीमेल में। अब तो खैर बच्चों में भी बहुत ज़्यादा एक्नी की इशू, टीन एज एक्नी बहुत ज़्यादा आती है, उनमें बच्चों में भी आती है, और वो सारा जो लिंक्ड है वो इसी तरह से ही करता है कि वो यही उनका फूड नहीं अच्छा, खुराक नहीं अच्छी, और मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। आज जो आप डार्क सर्कल्स की बात कर रही हैं वो खैर हार्मोनल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो आइज़ के नीचे वाली स्किन होती है ना, वो या तो लाइटर हो जाती है, मतलब थिन हो जाती है, और जो नीचे वेसल्स होती हैं फिर उनका कॉन्टैक्ट जो है वो स्किन के साथ ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। तो डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो हम पेशेंट का जो है वो PRP कर दें, या PRGF, PRP, डिफरेंट नेम्स है मार्केट में इसके, तो वो कर दें। तो उसकी वजह से क्या होगा कि थिनिंग ऑफ स्किन जो है, वहाँ पे कोलेजन स्टिमुलेशन होती है, PRP का यही कॉज होती है। कोलेजन स्टिमुलेट होगी तो वो स्किन जो है वो थिक हो जाएगी, तो वहाँ पे डार्क सर्कलिंग जो है वो कम हो जाएगी। या सेकंड फिर हमारे पास फिलर की ऑप्शन होती है, तो फिलर हम करके वो गैप बना देते हैं बिटवीन वेसल्स एंड स्किन, तो वहाँ पे वो काफ़ी ये दो प्रोसीजर्स हैं जिनके अच्छे हैं। जो PRP है वो परमानेंट रिजल्ट देती है, उसके सेशंस होते हैं, 4 to 5 सेशंस हमने करने होते हैं, और जो फिलर है वो 1 टाइम सेशन होता है, एक दफ़ा करके फिर उसके बाद जब वो डिज़ोल्व होता है फिर हमने उसको रिपीट करना होता है। बिल्कुल सही। ज़रिया, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम ओवरऑल पाकिस्तानियों को देखते हैं, ये जो इंटरवेंशंस के लिए आपके पास आ रहे हैं, जी लेज़र कर दें, पील्स कर दें, या फिर फिलर्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं, ये वाकई यानी पीपल हु आर 30 एंड अबव, या आप समझती हैं कि इसकी अवेयरनेस अब इतनी बढ़ गई है और लोगों के स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो गए हैं कि यंगर एज में भी बच्चियाँ या ख़वातीन आपके पास आ रही हैं? अवेयरनेस की बात नहीं, असल में ये है कि उनको ज़रूरत होती है। अगर अब आप देखेंगे बॉडी शेमिंग, अगर एक बच्ची की एज है 10 इयर्स है, मतलब फॉर एग्जांपल किस क्लास में होगी वो बच्ची, अगर उसके फेस पे हेयर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, 3 या 4 ईयर क्लास में होगी वो बच्ची, और उसको बॉडी शेमिंग हो रही है, तो वो अब उसका सारा जो कॉन्फिडेंस है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास, लेकिन हम करते तो नहीं है क्योंकि वो उनकी स्किन पे कर ही नहीं सकते लेज़र, लेकिन अब वाकई बहुत यंग एज में जो है बच्चियों की लेज़र हो रही है। और हम अच्छा, मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन ये बात सुन रही हैं ना, वो थोड़ा सा प्रेशर को कम करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्सर करते ये हैं कि हम छोटी छोटी बच्चियों को शेम, ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि घर के हमारे लाउंज से बात शुरू होती है ना, दादी, नानी, अम्मी, खाला ये देख के कहती हैं, ओहो तुम्हें क्या हुआ है, तुम खेल कूद में लगी हुई हो, अपना हाल क्या बना लिया। बिकॉज बच्चियों को हम वही हमेशा एक प्रिटी, क्यूट, बनी सबरी देखते रहे, हम उनको डॉल बनाने की जो हमारी ख्वाहिश होती है ना, उसकी वजह से हम उनको इस बॉडी शेमिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने ख़ुद देखा है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 9 साल की, 10 साल की किसी की बच्ची है और वो डॉक्टर के पास लेके पहुंच जाते हैं कि देखें जी इनकी आईब्रोज, अब वो प्री एडोलेसेंट अगर है तो जाहिर सी बात है आईब्रो भी आएगी, छोटे से मुस्टैच पे रुआं भी आएगा, हाथ पैर के बाल भी दिखाई देंगे, लेकिन लेट द चाइल्ड बी। आप क्या रेकमेंड करती हैं ज़रिया, आप किस एज में इसको छेड़छाड़ करनी चाहिए और उससे पहले बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अगर देखें, अगर नॉर्मल हेयर्स हैं तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं कि वो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं हेयर्स, आपके जो फेस पे हेयर फर्स्ट होते हैं। हमारा एक होता है कि वो बिल्कुल छिला हुआ उसको अंडा बना के बच्ची को सामने आपने पेश करना है। अगर बच्ची पैदा हुई है, बच्चा दोनों ही, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो अगर उनके हेयर हैं फेस पे तो वो नॉर्मल है। अगर कुछ एज के बाद उसके हेयर्स आना स्टार्ट हो गए तो वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्यों, मतलब कि पहले उसके नहीं थे, तो अंदर फिर इंटरनल कॉजेज़ कुछ हो सकती हैं बच्चे के अंदर, आप वो उसको नोट लाजमी करें। लेकिन अगर बच्चा पैदा हुआ है तब है तो वो पता नहीं क्या कौन से टोटके हमारी जो हैं वो करती हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई बेबी लोशन, बेबी सोप, हर चीज़ अलग होती है, बिकॉज बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा
ज़्यादा जिसको कहना चाहिए सेंसिटिव है, लेकिन मैंने देखा है ख़वातीन, अभी बच्चा 6 महीने का नहीं होता, उसको वो आटे की लाई लगा लगा के जी इसका रुआं कम हो जाए। आई डोंट नो वेयर वी हैव गॉटन दिस मिथ। शायद पुराने ज़माने में ये चीज़ अगर रुआं हो तो आपको इफेक्ट भी करता है, लेकिन दीज आर हेयर, और बच्चे को आप एक तरह से ये तो वो वैसे ही उतर जाता है, ट्रॉमा दे रहे होते हैं, और वो वैसे ही आपका जो शेड ऑफ हो जाता है हेयर। अगर बल्कि अगर आप मेडिकली उसको पढ़ें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे के लिए। वो बच्चा बहुत हेल्दी होता है जिसके बॉडी पे हेयर्स होते हैं, क्योंकि वो आपकी माँ के पेट के अंदर भी वो एक प्रोटेक्शन लेयर होती है उसके लिए, और जब वो बाहर दुनिया में आता है, क्योंकि वो एक अलग एनवायरनमेंट में आता है, तो उसके लिए वो प्रोटेक्शन लेयर होती है। तो वो टाइम विद पैसेज ऑफ टाइम वो वैसे ही शेड ऑफ हो जाता है। फिर वही बात कि अगर कुछ टाइम के बाद आए, अगर बहुत ज़्यादा जैसे बच्चियों के बहुत ज़्यादा हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो थोड़े से अलार्मिंग होते हैं, तब आप लाजमी डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करें। तब आप लाजमी करें। सो मच डॉक्टर ज़रियाब, यू मेड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस। हमने बात तो विंटर्स में स्किन केयर की थी, अच्छा जी, लेकिन हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे बात कर ली आज, और यकीनन आई होप दैट यू फाउंड दिस कॉन्वर्सेशन टू बी यूज़फुल।